अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। उस दो शाखे दरख्त पर बैठे मुझे 12 घंटे होने को थे। मैं बस अपने हाथ पाँव को महदूद हरकत देकर अपने अज़ा को सुन होने से बचा सकता था। इससे ज़्यादा हरकत करने की अय्याशी मेरी किस्मत में नहीं थी, लेकिन यह सब मेरे लिए इतना ज़्यादा मुश्किल भी नहीं था कि मुझे अपने फ़र्ज से बाज रख सकता। दौरान ट्रेनिंग में 36 घंटे इससे भी महदूद जगह पर बैठकर गुजार चुका था, बल्कि एक मरतबा तो मुझे 48 घंटे गुजारने पड़ गए थे। लेकिन इसमें भी शक नहीं है कि ट्रेनिंग और हकीकत में ज़मीन व आसमान का फ़र्क होता है। ट्रेनिंग होती ही गलतियां सुधारने के लिए है, जबकि हकीकत में गलती करने का मतलब अपनी जान गंवाना होता है। ख़ासकर एक स्नाइपर के लिए गलती का तस्वुर ही महल है। हमारे असातिज़ा कहा करते थे कि स्नाइपर के पास फायर करने के लिए सिर्फ एक गोली होती है। अगर वो गोली हदफ को ना छू सके तो दर्दनाक मौत स्नाइपर का मुकद्दर बन जाया करती है। मेरे पसंदीदा उस्ताद राव तसव्वुर का कौल इस बारे में और भी मुतशद्दिद था। उनके मुताबिक स्नाइपर के पास फायर करने के लिए 2 गोलियां होती हैं। पहली गोली हदफ के लिए, और अगर वो खता जाए तो दूसरी गोली अपने लिए, क्योंकि दुश्मन के हाथ आने का मतलब जिंदा दरगोर होना होता है। अलबत्ता गोली के निशाने पर लगने की सूरत में ऐसी अफरा तफरी और इंतशार फैलता है कि स्नाइपर की तरफ लोगों का ध्यान हट जाता है। यूं भी स्नाइपर का हदफ अहम शख्सियत ही को निशाना बनाना होता है, लेकिन अमली ज़िंदगी में आने के बाद ये कहने में हक बजाने भूँ कि इसके बरक्स होना भी मुमकिन है, क्योंकि एक बार हमारा एक साथी नाकाम फायर करने के बाद भी अपनी जान बचाने में कामयाब हो गया था, और इसकी वजह उसका अहनी इरादा, बेहतरीन कैमोफ्लेज और निशानाबाजी में आला दर्जे की महारत थी। गो असल हदफ खुशकिस्मती से बच गया था, मगर उसके 8-9 मुहाफिज हमारे स्नाइपर ने चुन चुन कर मार डाले थे। मजबूरन दुश्मन को स्नाइपर पकड़ने से ज़्यादा अपनी जान बचाने की फिक्र हुई और वह मजीद कुमक की तलाश में मैदान छोड़कर भाग गया। उनकी वापसी तक हमारा साथी वहां से गायब हो चुका था। दर हकीकत एक स्नाइपर को निशानाबाजी में महारत के साथ जहनी तौर पर भी चाक व चौबंद और होशियार होना चाहिए, ताकि हालात के मुताबिक बेहतर फैसला कर सके। इसके साथ उसे छुपने की जगह का चुनाव करते वक्त वहां से फरार होने के रास्तों को भी निगाह में रखना चाहिए कि किसी भी वक्त नागहानी सूरत हाल में वहां से भागकर अपनी जान बचा सके। इस वक्त मेरे हाथ में ऑस्ट्रिया की बनी हुई SSG राइफल थी, जिसे सटायर स्नाइपर राइफल कहते हैं। गो आज इससे कई गुना ज़्यादा बेहतरीन और म्यारी राइफलें दस्तियाब हैं, मगर इसका मतलब यह नहीं कि इसकी अफादियत अच्छी राइफलों की मौजूदगी में कम हो जाए। इससे 800 गज तक किसी आदमी को आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। इसकी मैगजीन में 5 गोलियों की गुंजाइश होती है, लेकिन हर बार फायर करने के बाद राइफल दोबारा काक करना पड़ती है। इस वक्त मैंने जिस जगह का इंतखाब किया था वहाँ से हदफ का फासला 700 गज बनता था। सब्ज दरख्त की मुनासबत से मैंने अपने लिबास के ऊपर सब्ज रंग का गिली सूट पहना हुआ था। गिली सूट स्नाइपर का वह मखसूस लिबास होता है जो उसे इलाके की मुनासबत से छुपने में मदद देता है। शहरी इलाके में रेतले रंग का गिली सूट जो खुश्क झाड़ियों से मेल खाया, बंजर और खुश्क इलाके में मटियाले रंग का गिली सूट, मुकम्मल बर्फीले इलाके में सफ़ेद रंग का गिली सूट और सरसब्ज इलाके में गहरे सब्ज रंग का गिली सूट स्नाइपर को छुपने में मदद देता है। यूँ भी स्नाइपिंग में छुपने की अहमियत इतनी ही अहम है जितनी हदफ को निशाना बनाने की, क्योंकि खुद को छुपाकर ये एक स्नाइपर हदफ तक रसाई हासिल कर सकता है। रवाना होने से पहले ही स्नाइपर ने मनसूबा बंदी की होती है कि वो किस किस्म का गिली सूट साथ ले जाएगा। बाज़ औक़ात उसे मनसूबे के मुताबिक छुपने की जगह नज़र नहीं आती। ऐसी हालत में वो वक्ती तौर पर घास फूस, दरख्तों के पत्तों या अपने जिस्म को कीचड़ में लथपथ करके इलाके की मुनासबत से अपना कैमोफ्लेज कर लेता है। मैंने पूंछ पर बंधी हुई पानी की बोतल के प्लास्टिक पाइप को मुंह में लेकर थोड़ा सा पानी पिया। मौसम काफ़ी खुशगवार था, वरना तो गर्मी स्नाइपर के लिए अजियत का बायस बनती है। इसी तरह पानी ख़त्म होने की सूरत में प्यास की ज़्यादती भी एक मुस्तकिल अजाब की सूरत इख्तियार कर लेती है। टेलीस्कोप साइट में झांक कर मैं दाएं बाएं के इलाके को देखने लगा। इतराफ में छदरे छदरे दरख्त फैले हुए थे। मेरे हदफ ने दाएं जानब से नमूदार होना था, मगर मैं उस सिमत की दूर तक निगरानी नहीं कर सकता था कि मैंने अपनी मचान बनाने के लिए मोड़ के करीब जगह को पसंद किया था। वहाँ से मोड़ तक का फासला करीबन 2 किलोमीटर बनता था।
मैंने आंखें बंद करके एक लहजे के लिए दो शाखे के साथ सर टिका दिया। हल्की सी गुनूदगी का एहसास हुआ और मैं सर झटक कर नींद को भगाने लगा। ज़रा सी नींद भी मुझे तकमीले मकसद से गाफिल कर सकती थी। ट्रेनिंग की इब्तदा ही में हमें जोड़ियों की सूरत में हर काम करना सिखाया गया था, क्योंकि स्नाइपर्स का जोड़ियों की सूरत में काम करना निहायत ही मुफीद होता है। इस मिशन में मेरा साथी हवालदार सादिक था, मगर बदकिस्मती से सरहद पार करते हुए उसके पाँव में मोच आ गई थी और मुझे मजबूरन उसे यहाँ से चंद मील पीछे सरहद की जानिब एक महफूज मकाम पर छोड़ना पड़ गया था। वो मुझसे सीनियर था, बल्कि मेरा उस्ताद भी था, और इस मिशन की तकमील की असल जिम्मेदारी उसके कंधों पर थी। पाँव में मोच आने के बाद वो वापसी के हक में था, मगर मैं अकेला जाने पर बजिद हुआ कि मेरा पहला मिशन था और पहली बार ही मुँह उठा के वापस जाने में मुझे सबकी महसूस हो रही थी। उम्मीद थी मेरी वापसी तक उसने चलने के काबिल हो जाना था। मैंने कलाई पर बंधी घड़ी पर निगाह दौड़ी। घड़ी की सुइयां 6:30 का हिस्सा अबूर कर रही थीं। मैं सुबह 5 बजे से पहले दरख्त पर सवार हुआ था। इस वक्त सूरज गरूब होने की मुकम्मल तैयारी कर चुका था। यकीनन मेरे हदफ की आमद अगली सुबह तक के लिए मुलतवी हो गई थी कि इस इलाके में रात की हरकत न होने के बराबर थी। मैंने आखिरी बार दाएं बाएं देखा और हाथ फैलाकर अंगड़ाई लेने लगा। मजीद चंद मिनट मैंने अपने मुख्तलिफ अज़ा को हरकत देकर सुस्ती को भगाया और फिर समाल पैक से भुने हुए चने निकाल कर खाने लगा। चने खाकर मैंने पानी पीने के लिए वाटर पाइप को मुंह लगाया तो 2 घूंट से ज़्यादा पानी न मिल सका। मैं आते वक्त एक चश्मा ताड़ आया था, मगर वहां तक जाने के लिए मुझे अंधेरा होने का इंतज़ार करना था। दुश्मन का इलाका था। मेरी नकलो हरकत किसी की निगाह में आने का मतलब मिशन से हाथ धो बैठना था। अंधेरा होते ही मैं दरख्त से नीचे उतर आया। समाल पैक से अमेरिकन नाइट विजन साइट निकाल कर उसके साथ लगे तस्मों की मदद से साइट आंखों पर बांध लिया। साइट ऑन करते ही उसका अंदरूनी पैटर्न रोशन हुआ और मुझे हर तरफ हल्का शब्द दिखाई देने लगा। अंधेरी रात में वो साइट मुझे 12-13 तारीख के चांद के बकदर इर्द गिर्द का इलाका रोशन दिखा रही थी। राइफल कंधे से लटका कर मैंने पिस्टल हाथ में पकड़ लिया, क्योंकि स्नाइपर राइफल से तेजी से फायर करना मुमकिन नहीं होता। हर स्नाइपर अपने साथ स्नाइपर राइफल के अलावा कोई अच्छी साख्त का पिस्टल ज़रूर रखता है, ताकि बवक्त ज़रूरत उसे काम में ला सके। पिस्टल की नाल पर साइलेंसर फिट था। 30 राउंड की लंबी मैगजीन लगाकर ग्लॉक 19 किसी तरह भी कलाशनकोव से कम मुफीद नहीं था। चश्मे की तरफ कदम बढ़ाने से पहले मैंने फितरी तकाजा पूरा किया और फिर चश्मे की तरफ बढ़ गया। वो पहाड़ी इलाका था। जुलाई के महीने में भी मौसम अच्छा खासा सर्द था। दिन की रोशनी में दूर नजर आने वाली ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफ़ेदी देखी जा सकती थी। गौ दिन को सूरज की तमाज़त माहौल को काफ़ी हद तक गर्मा देती थी, मगर यह हुद्दत भी खुशगवार असर लिए होती थी। चश्मा मचान से करीबन 1.5 किलोमीटर दूर था। इस करीबन 1.5 किलोमीटर में कुछ गज की कमी बेशी हो सकती थी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक स्नाइपर के लिए फासलों का अंदाज़ा लगाना बेकार का मशगला नहीं, बल्कि ट्रेनिंग का हिस्सा होता है जो बाद को अमली ज़िंदगी में काम आता है। इतराफ़ का जायजा लेते हुए मैं नॉर्मल रफ्तार से चश्मे की तरफ बढ़ता गया। जंगली जानवरों से मुठभेड़ होने का खतरा न होने के बराबर था। गो इस इलाके में कभी कभार रीछ और शेर नजर आ जाते हैं, मगर ऐसा वाक़या खाल ही पेश आता है। अलबत्ता वहाँ लूंबड़ कसीर तादाद में मौजूद हैं। दुश्मन के गश्ती दस्ते भी चूँकि पहले से मौजूद रस्तों पर गश्त करते रहते थे, इसलिए उनकी तरफ से भी मैं बेफिक्र था। लेकिन किसी भी किस्म की अनहोनी, अचानक सर पर पड़ने वाली अफताद का गुमान, इसके साथ रात का अंधेरा अनजान इलाका, दुश्मन की सरजमीन और तकमील मकसद से पहले किसी हादसे का खतरा और इस जैसे कई एक एहसास बहरहाल मेरे दिल में ज़रूर जागज़ी थे। हल्की हल्की हवा चलना शुरू हो गई थी। ये हवा सर्दी बढ़ाने का सबब बनती है, क्योंकि ये बर्फीली चोटियों से घूम फिर कर यहाँ तक पहुँचती है। चश्मे के करीब पहुँचकर मैं बैठ गया और हाथों का ओक बनाकर पानी पीने लगा। निहायत ठंडा और शीरीं पानी था। खूब सैर होने के बाद मैंने समाल पैक से प्लास्टिक की बोतल निकाली और भरने लगा। बोतल भरकर मैंने समाल पैक में रखी और वापस चल पड़ा। लेकिन वापस चलने से पहले मैंने कुतुबी सितारे को देखकर सेमत का तयन ज़रूरी समझा था। गो मेरे पास कंपास भी मौजूद था, लेकिन आसमान साफ होने की वजह से उसकी ज़रूरत मुझे महसूस नहीं हुई थी।
एक स्नाइपर के लिए ज़रूरी सामान में कंपास, दूरबीन, नाइट विजन साइट, नक्शा, चाकू, रस्सी, विंड मीटर, टॉर्च लाइटर या माचिस और वायर कटर वगैरह की मौजूदगी निहायत ज़रूरी है। वापस जाते हुए मेरे जहन में अपने सीनियर की हिदायत उजागर हुई जो उसने रवाना होने से पहले हमें दी थी। 28 या 29 जुलाई को इस इलाके में ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद मुतवक्की है। उसने दीवार पर टंगे बड़े से नक्शे पर सब्ज रंग के लेज़र पॉइंट की रोशनी से एक मखसूस जगह की निशानदही की और ये वही बदबख्त है जिसके हुक्म से इस सरहदी पट्टी पर आए रोज़ गोलाबारी जारी रहती है। उसने मखसूस रास्ते की निशानदही के साथ नक्शे के साथ लटकी एक बड़ी सी तस्वीर पर लेज़र पॉइंट की रोशनी डाली। वो तस्वीर ब्रिगेडियर प्रकाश की थी। हमारे सीनियर की गुफ्तगू जारी रही। सरहद के सुकून को तहबाना कर दिया है इस खबीस ने। गो इस बेमकसद गोलाबारी से सरहदी इलाके के मजलूम शहरी ही बेसकून रहते हैं, बल्कि कई एक के जख्मी और जाँ बहक होने की खबरें भी तवातुर से मिलती रहती हैं। इसलिए से शरपसंद जो अमन माहदे को खातर में लाए बगैर अपनी कार्रवाइयाँ जारी रखें, जिंदा रहने का हक खो देते हैं। ये ऐसा खबीस शख्स है कि उसकी अपने सिपाहों से सख्त नाला है। उसे यहाँ तैनात हुए 4 माह होने को हैं और इन 4 माह में शायद ही कोई ऐसा दिन गुजरा हुआ जब उसके हुक्म से दुश्मन की तोपें खामोश हुई हों। अब हमें बवसूख ज़रा से खबर मिली है कि ये अगले मोर्चों के मुआयने के लिए इन 2 तारीखों में आने वाला है। यकीनन उस बदबख्त ने कोई नई शरारत सोचनी होगी। हम उसकी शरारतों से खौफज़दा नहीं है, लेकिन शरारत करने वाले का सदेबाब अगर मुमकिन हो तो सुस्ती नहीं करनी चाहिए। और सादे काम सीनियर हैं। इससे पहले भी कई बार सरहद पर जाकर कामयाबी से हम किनार हो चुके हैं, जबकि राजा ज़ीशान हैदर पहली मर्तबा किसी मिशन पर जा रहा है। इसे अच्छी तरह समझाना ताकि आइंदा ये भी आपकी तरह एक अच्छे स्नाइपर के तौर पर सामने आ सके। यूँ भी ये आपका होनहार शागिर्द है और ज़ीशान आप खुशकिस्मत हैं कि पहला मिशन अपने उस्ताद की ज़ेर निगरानी पूरा करोगे। अब वो सीनियर तजर्बाकार स्नाइपर और मेरा उस्ताद जिसके सर पर तकमील मिशन का बोझ था, यहाँ से करीबन 5 किलोमीटर दूर बेबसी की हालत में पड़ा था और मिशन की सारी जिम्मेदारी एक नौअमूद स्नाइपर यानी मुझ पर आन पड़ी थी। गो जख्मी होने के बाद उस्ताद सादिक ने मिशन को अधूरा छोड़कर वापस जाने का मशवरा दिया था, मगर मेरे इसरार पर उसे ज़रूरी हिदायत और नए ख्वाहिशात के साथ मुझे रुखसत करना पड़ा था। वो 2 घंटे तक मुझे समझाता रहा और हकीकी बात है मुझे अपनी सारी ट्रेनिंग से उस्ताद सादिक की आखिरी हिदायत ज़्यादा मौसर लगी थी, क्योंकि यह हिदायत अमली ज़िंदगी की ऐन इब्तदा थी। दरख्त के करीब पहुंचकर मैं आगे निकलता चला गया। जिस जगह हदफ को निशाना बनाना था वो एक ऐसी जगह थी जहां कुदरती तौर पर 1-2 पत्थर उभरे हुए थे। इस तरह के इस रास्ते से गुजरने वाली गाड़ियों के लिए एक कुदरती स्पीड ब्रेकर सा बन गया था। इस जगह से 50-60 गज मुखालिफ सिमत में एक जगह मैंने आईईडी 2 पत्थरों के दरमियान ज़मीन में इस तरह दबाई हुई थी कि दरख्त पर बैठकर उसे निशाना बना सकूं, और उसका मकसद हदफ को निशाना बनाने के बाद ब्रिगेडियर प्रकाश के मुहावजों को वक्ती तौर पर खौफजदा करना और उनकी तवज्जो किसी और जाने फेरना था। और हकीकत में हदफ को निशाना बनाने के बाद इस आईईडी को हिट करना नामुमकिन नहीं तो बहुत ज़्यादा मुश्किल ज़रूर था। और एक स्नाइपर की असल पहचान यही होती है कि उसे हमेशा अपने निशाने पर एतमाद होता है। आज 28 जुलाई का दिन गुजर गया था और कल ब्रिगेडियर प्रकाश की आमद यकीनी थी। मैंने देखभाल और खूब सोच समझकर दुश्मन की आमद की सिमत से बाएं जानिब एक दरख्त पर आर्जी मचान बनी हुई थी। बाएं सिमत जगह चुनने में एक तो ये फ़ायदा था कि ब्रिगेडियर प्रकाश ने ड्राइवर के साथ फ्रंट सीट पर बैठा होना था, इसलिए लामहला उसने बाएं साइड पर होना था। दूसरा, मुझे फरार के लिए भी यही सिमत मतलूब थी। उस जानब दरख्त भी कुछ ज़्यादा थे। आईईडी के ठीक लगा होने का इत्मीनान करके मैं वापस दरख्त पर आया और मचान में लेटकर सो गया। खुद को रस्से से बंधना मुझे नहीं भूला था, वरना दूसरी सूरत में मैं नीचे गिरकर जख्मी या हलाक भी हो सकता था। सारे दिन की थकन और बेआरामी के बावजूद मैं रात को अच्छी तरह सो नहीं सका था। बार बार आँख खुल जाती। एक बार तो सीटी की आवाज़ सुनकर मैं बेसाख्ता चौंक कर उठ बैठा और दोबारा सीटी बजने पर मेरे होंठों पर मुस्कुराहट दौड़ गई थी, क्योंकि गनूदगी भागते ही मैंने इस आवाज़ को पहचान लिया था। ये इस इलाके में मौजूद एक बड़े साइज़ के चूहे की आवाज़ थी, जो जिस आमद में बिल्ली से भी बड़ा होता है।
इसका मकामी नाम तरशौन है। अपने बिल के दिहाने पर खड़ा होकर जब ये ज़ोरदार आवाज़ निकालता है तो बिल्कुल यूँ महसूस होता है जैसे सीटी बजाई जा रही हो। सुबह तड़के उठकर मैं ज़रूरियात फ़ितरा से हम कलाम हुआ और फिर दरख्त पर चढ़कर ऊँघने लगा। दुश्मन की आमद बाद आज दोपहर मुतवक्की थी, क्योंकि इस रैंक के ऑफिसर का सुबह तड़के जगना एक मजाक ही मालूम होता है। जगने के बाद बजरिया हेलीकॉप्टर ब्रिगेड हेडक्वार्टर में पहुंचना और फिर वहां से अगले मोर्चों के मुआयने के लिए बई रोड आने में इतनी देर तो बहरहाल हो ही जानी थी, मगर इसके बावजूद बिल्कुल ही बेपरवाह हो जाना मुनासिब नहीं था। धूप के तेज होते ही मैं संभल कर बैठ गया। वक्फे वक्फे से मैं दूरबीन के जरिए इर्द गिर्द के इलाके का जायजा भी ले लेता था। जो ही सूरज ने निसफ सफ़र तय किया, मतलूबा सिम से एक जीप नमूदार हुई। मैंने दूरबीन आंखों से लगा लिया। जीप का नज़ारा बिल्कुल करीब हो गया था। फ्रंट सीट पर बैठे हुए दो जवानों की शिकल ब्रिगेडियर प्रकाश से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। थोड़ा मजीद नज़दीक आने पर उनके रैंक भी नजर आने लगे। ड्राइवर के साथ दरमियानी रैंक का एक आदमी बैठा था, जबकि अकबी जानब 3 आदमी कलाशन कोफों से लेस खड़े थे। जीप सोच रफ्तारी से चल रही थी। यकीनन ये ब्रिगेडियर प्रकाश के आने से पहले रास्ते की देखभाल कर रहे थे। मेरे तने हुए सांप ढीले पड़ गए थे। वो उसी सुस्त रफ्तारी से उस कच्चे रास्ते पर से गुजरते चले गए। मुझे यकीन था कि इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म होने को हैं। अपने कैमोफ्लेज का बगौर जायजा लेकर मैं ब्रिगेडियर प्रकाश के इस्तकबाल के लिए तैयार हो गया। घुटनों पर रखी राइफल मैंने हाथों में थाम ली थी। टेलीस्कोप साइड के सामने और अकबी तरफ के गिलास को उतार कर मैंने मोड़ की सिमत शिस्त बांध लिया। साइड के अंदर 3 गहरी स्याह लकीरें नजर आ रही थीं। 2 लकीरें दाएं बाएं से दरमियान की तरफ आ रही थीं और एक कदरे मोटी लकीर थी जो नीचे से ऊपर की जानिब उड़कर जा रही थी। मुअख्खर ज़िक्र लकीर नीचे से मोटी थी और उसका ऊपरी सिरा बिल्कुल बारीक था। तीनों लकीरें दरमियान से ज़रा पहले ख़त्म हो जाती थीं। अगर नीचे वाली लकीर को ऊपर की तरफ मुकम्मल उठा दिया जाता तो साइड के अंदर बड़ा सा जमा का निशान बन जाता। इसी अमूदी लकीर का ऊपरी सिरा मेरा शस्सी नुक्ता था। दुश्मन की गश्ती जीप को गुजरे घंटा गुजरा हो गया कि एकदम मोड़ से 3 गाड़ियां नमूदार हुई। 2 खुली छत की जीपें और दरमियान में छत वाली टोयोटा जीप थी। दरमियानी रफ्तार से चलते हुए तीनों गाड़ियों ने किलोमीटर भर का फासला तय किया था कि अचानक मुझे टोयोटा जीप के शीशों का रंग काला नजर आने लगा। मेरा दिल बैठने लगा। हदफ को मैंने साइड से निशाना बनाना था और काले शीशों की वजह से हदफ का नजर आना मुमकिन नहीं था। इसका एक हाल तो यही था कि मैं सामने से जीप को निशाना बनाता, मगर ऐसी सूरत में हदफ का फासला मुझसे बढ़ जाता, जिसके बायस निशाना दुरुस्त लगाना मुमकिन नहीं था। इस राइफल से 800 मीटर तक ही दुरुस्त निशाना लगाया जा सकता था। अगर 800 मीटर से फासला बढ़ जाता फिर निशाने की दुरुस्ती यकीनी नहीं थी। मेरे गुमान में भी नहीं था कि इस मनहूस की जीप काले शीशों वाली होगी। यूं भी आर्मी में जीपों के काले शीशे इससे पहले मेरी नज़र में नहीं गुजरे थे। एकदम मुझे अपना मिशन नाकाम होता दिखाई दिया। मेरे पास सोचने के लिए 2-3 मिनट से ज़्यादा वक्त नहीं था। ब्रिगेडियर प्रकाश ने वापसी के लिए दूसरा रास्ता इख्तियार करना था, जो यहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर था। ब्रिगेडियर प्रकाश से पहले वहाँ तक पहुँचना मेरे लिए नामुमकिन था। अगर मैं बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करता और किसी न किसी तरह वहाँ पहुँच भी जाता, तब भी खुद को छुपाकर दुश्मन के खिलाफ कोई प्रोग्राम सोचकर उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता था। उस्ताद सादिक ने आखिरी नसीहत में कहा था कि एक तरबियत याफ्ता सिपाही का मिशन में नाकाम होने के बाद जिंदा वापस लौटना भी आधी कामयाबी होती है, मगर मैं अपने पहले मिशन में आधी कामयाबी पर इक्तफा नहीं कर सकता था। गाड़ियों का फासला हर गुजरते सेकंड कम होता जा रहा था। राइफल की बैरल पर साइलेंसर फिट था और फायर होते वक्त सिर्फ हल्की सी ठक की आवाज़ उठनी थी, जो फायर की जगह से ज़्यादा चंद गज ही दूर सुनी जा सकती थी। और फिर फैसला कुन लम्हा आन पहुंचा। अगली जीप मेरे सामने से गुजरी। ब्रिगेडियर का टोयोटा उससे 20-25 गज पीछे था। मैं सेकंड भर में एक नतीजे पर पहुंचा और शिस्त लेते हुए ट्रिगर दबा दिया। ठक की आवाज़ के साथ बुलेट ने मजल को छोड़ा और उसी लम्हे सबसे आगे वाली जीप का पिछला टायर जोरदार धमाके से फट गया। जीप हल्के से लहरा कर रुक गई। जीप में खड़े बावर्दी हथियार बरदार जवान छलांग लगाकर नीचे उतरे और चारों तरफ सरसरी नज़र दौड़ाकर टायर की तरफ मुतवज्जे हो गए थे।
तीनों गाड़ियां रुक गई थीं। सबसे आखिरी जेब में मौजूद हथियार बरदार जवानों ने भी जेब से उतरकर अतराफ में पोजीशन इख्तियार कर ली थी। इस दौरान मैंने कॉकिंग हैंडल को खींचकर राइफल इस एहतियात से दोबारा कॉक कर ली थी कि खाली केस नीचे ज़मीन पर न गिरने पाया। पथरीली ज़मीन पर तांबे का केस अच्छी खासी आवाज़ पैदा करके दुश्मन को मुतवज्जे होने का बायस बन सकता था। अगली जीप के ड्राइवर ने जीप की अगली तरफ बंधा फालतू टायर खोलना शुरू कर दिया था। उसी वक्त मेरी दुआएं रंग लीं और मेरी तरकीब को कामयाबी की झलक नजर आई। ब्रिगेडियर प्रकाश ने अपनी जानिब का शीशा नीचे करके सर बाहर निकाला। शायद वो अगली जीप वालों को कोई हिदायत देने वाला था या खाली एक ही नज़र बाहर देखना चाहता था। मुझे उसके इरादे से कोई गर्ज नहीं थी। शीशे के नीचे होते ही मेरी उंगली ने एक झटके से ट्रिगर की आज़ादान हरकत को पूरा करते हुए मुकम्मल ट्रिगर दबा दिया। सर में लगने वाली गोली चीखने का मौका नहीं दिया करती। ताकतवर बुलेट ने उसका आधा सर उड़ा दिया था। ड्राइवर बुलंद आवाज़ में चीखा और जीप का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला। बाकी सब भी उस तरह मुतवज्जे हो गए थे। मैंने उनसे नज़र हटाकर एक बार फिर राइफल का किया और आईईडी की जगह पर शीश बांधकर तीसरी गोली फायर कर दिया। कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उसी वक्त तमाम हथियार बरदारों ने अचानक फायर खोल दिया था। कलाशनकोफों के फायर की तड़तड़ाहट से माहौल गूंज उठा था। चूंकि किसी को अभी तक मेरे छुपने की जगह के बारे में मालूम नहीं हुआ था, इसलिए वो चारों तरफ गोलियां बरसा रहे थे। जीप की अकबी नशिस्त खोलकर 2 ऑफिसर बहरे और तमाम को अंधाधुंध फायर करने से मना करने लगे। यकीनन ब्रिगेडियर प्रकाश के बाद वही दोनों सीनियर थे। हमारे उस्ताद सूबेदार राव तसव्वुर कहा करते थे कि किसी भी फौजी दस्ते को अगर सरासीमा और हवास बाख्ता करना हो तो उनके कमांडर को ख़त्म कर दो। कमांडर की गैर मौजूदगी में वो दस्ता भेड़ों का रेवड़ बन जाएगा। अपने उस्ताद का सुनहरी कौल उस वक्त मेरे दिमाग में गूंजा और मैंने टोयोटा जीप से बरामद होने वाले दोनों ऑफिसर में से एक का निशाना लेकर फायर कर दिया। वो उछलकर नीचे गिरा। दूसरा एक लम्हे के लिए शाह की कैफियत में आ गया था। मौका गनीमत जानते हुए मेरी राइफल ने मैगजीन में मौजूद आखिरी गोली उगली और दूसरा भी उसके करीब गिरकर बिन पानी की मछली की तरह फड़कने लगा। मैंने सूरज से मैगजीन बदली। उस वक्त वहाँ 8 बंदे नजर आ रहे थे। उनमें से एक कलाशनकोफ का रुख उन्हीं दरख्तों की तरफ था जहाँ मैं छुपा हुआ था। मैंने दिफाई उसूल को मद्देनजर रखते हुए सबसे पहले उसी से जान छुड़ाने का सोचा और अगले ही लम्हे वो मुर्गे बिस्मल की तरह तड़प रहा था। असूलन मुझे ब्रिगेडियर प्रकाश के मरते ही वहाँ से फरार हो जाना चाहिए था, मगर दुश्मन की कम तादाद और अपनी गोलियों को मुसलसल निशाने पर लगता देखकर मेरा हौसला बढ़ गया था। बकौल उस्ताद मोहतरम स्नाइपर की मिसाल अंधेरे के तीर जैसी होती है कि जाने किस वक्त कहाँ से निकलकर गर्दन से पार हो जाए। नजर न आने वाले दुश्मन का खौफ दिखाई देने वाले दुश्मन से कई गुना ज्यादा होता है। अगली ठक ने एक और जिंदगी छीन लिया। कोई चीखा, भागो, हम दुश्मन के घेरे में हैं। एक आदमी ने आखिरी जीप स्टार्ट करके रिवर्स गियर लगाया, मगर चंद गज से ज्यादा पीछे हटना उसे नसीब नहीं हो सका था। मेरी चलाई हुई गोली ने उसे स्टीयरिंग पर लेटने पर मजबूर कर दिया था। बाकी आदमी गाड़ियों का ख्याल दिल से निकालकर सर पर दौड़ पड़े। मेरी राइफल की रेंज से निकलने से पहले मजीद 2 रूहें अपने फानी जिस्म से रूठकर बेवे परवाज हो चुकी थीं। वो सरपेट मोड़ की तरफ भागते जा रहे थे। मुसलसल अपने साथियों को लाशों में तब्दील होता देखकर उनके सोचने समझने की सलाहियतें मफकूद हो चुकी थीं, जबकि मेरा हौसला आसमान को छू रहा था। उनके आउट ऑफ रेंज होते ही मैं सूरज से नीचे उतरा और दरख्तों की आड़ लेकर वापस चल पड़ा। आम लिबास के ऊपर पहना गिली सूट गोद चलने में रुकावट पैदा कर रहा था, मगर छुपाव के लिए बहुत ज़रूरी था। आज के जदीद दौर में गिली सूट ने इतनी तरक्की कर रही है कि मुख्तलिफ ममालिक आला दर्जे के गिली सूट तैयार कर रहे हैं जो हर इलाके में इस्तेमाल होते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक के सने पर यही गिली सूट इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं गिली सूट उतारे बगैर चलता गया। वहाँ से मैं जितना जल्दी गायब हो जाता उतना बेहतर था। जल्द ही दुश्मन ने इस इलाके को घेरे में ले लेना था। पकड़े जाने की सूरत में उन्होंने मेरे साथ जो करना था, इसका अंदाज़ा लगाने के लिए किसी अक्ल बीना की ज़रूरत नहीं थी।